आज पूरा विश्व कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है और भारत भी इस लड़ाई में पीछे नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में भारत कहां खड़ा है, किस तरीके से भारत इस जंग से पार पाने में जुटा हुआ है, इस सब पर विषयों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। जब बात होती है कोरोना वायरस की और भारत की, तो एक सवाल जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी जो सबके जहन में है वो यही कि आखिर भारत कहां खड़ा है आज इस लड़ाई में, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम दूसरे से तीसरे चरण में प्रवेश ना करें, इन कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कई राज्य या कई क्षेत्र ऐसे हैं जो शायद सामुदायिक संक्रमण जहां पर शक्ल इख्तियार करता दिख रहा है। वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सारे संसार में भारत इस कोरोना के खिलाफ युद्ध में सबसे ज़्यादा आगे है सफलता की दृष्टि से, और सारे दुनिया में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको सबसे पहले सबसे ज़्यादा जागरूकता दिखाते हुए भारत ने शुरू किया। और ये केवल आपको सिर्फ दो बातों से सिद्ध हो जाएगा कि दुनिया में सबसे पहले चाइना ने 31 दिसंबर को सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये कहा कि हमारे देश में कुछ निमोनिया के केसेस आ रहे हैं, जो हमें उनका कारण नहीं समझ में आ रहा है, उसको इटियोलॉजी बोलते हैं, उसकी इटियोलॉजी हमें नहीं समझ में आ रही है। और फिर चाइना ने ही 7 दिन के बाद 7 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये बताया कि हमको लगता है कि ये केसेस कोरोना के हैं, यानी कोरोना वायरस एक जिसके पहले भी जो है 6 कोरोना वायरसेस जो है उनका संक्रमण दुनिया में हो चुका है अलग अलग प्रकार के, ये कोई नया कोरोना वायरस है। भारत दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने यहीं स्वास्थ्य मंत्रालय में ही 8 तारीख को अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मीटिंग को बुलाया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की अध्यक्षता में उस मीटिंग को हम लोगों ने किया, सारे एक्सपर्ट्स ने बातचीत की और एक हफ्ते के अंदर अंदर विदिन 10 डेज हम लगातार संपर्क में रहकर चीन में जो कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में हमने सारे देश की सभी सरकारों को 17 जनवरी को डिटेल्ड हम लोगों ने एडवाइजरीज इशू कर दी थी कि हमें अगर ऐसा संक्रमण भारत में होता है तो हमें क्या करना है, क्या तैयारियां करनी शुरू करनी है। और उसी 17 तारीख को हमने अपने जो एयरपोर्ट्स हैं और उसके लिए हमने निर्णय किया कि 7 बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर भारत के अंदर जो है कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, इन एयरपोर्ट्स पर हमने थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी। ये सब कुछ हमने जनवरी के अंदर शुरुआती दौर में शुरू किया, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी माह के अंत में 30 जनवरी के आसपास उन्होंने सारे संसार को कहा कि ये जो बाद में उन्होंने इसको कोविड-19 नाम दिया इस वायरस को, कि ये जो कोविड-19 है ये एक प्रकार से सारे संसार के लिए एक इंटरनेशनल इमरजेंसी है, इमरजेंसी ऑफ यू कैन से इंटरनेशनल कंसर्न। लेकिन हमने इसके संदर्भ में सबसे पहले तैयारी शुरू की। अभी आपने दूसरा जो इसका प्रश्न का आपका था पार्ट, वो ये था कि भारत जो है वो क्या सामुदायिक संक्रमण के कगार पे है भारत? क्या कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी इन्फेक्शन पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है, स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में है। हर चीज़ को पहले से इमेजिन करके हमने एक स्टेप पहले जो है सारे एक्शंस अपने लिए हैं। इसलिए आज भी हम स्टेज 2 में है। एक एक जो इसका मरीज़ है उसकी सारे भारत में इतनी डिटेल्ड ट्रेसिंग्स हो रही हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स हो रही हैं कि हर एक व्यक्ति जो विदेश से इन्फेक्शन लेके आया उसने किसको इन्फेक्शन दिया या जिसको इन्फेक्शन हुआ उसका किस किस से संपर्क हुआ। आज सारे देश में ये चीज़, आज जो हमने इतने स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए, समय रहते हमने अपने एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग किया, 7 एयरपोर्ट से 30 एयरपोर्ट्स पर हम चले गए, 15 लाख लोगों की हमने स्क्रीनिंग की।
हमने अपने जो नेपाल में केस आया तो हमने अपने सारे बॉर्डर्स के ऊपर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। 20 लाख लोगों की हमने अपने बॉर्डर्स के ऊपर स्क्रीनिंग की। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन एक बात ये भी कही, नहीं मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए कि हमने जो सारे एक्शंस लिए, या जैसे जनता का कर्फ्यू आया, बाद में इतना बड़ा लॉकडाउन आया, बाहर की सारी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को बंद किया, 300 एयरपोर्ट्स को जो है हमने जो है स्क्रीनिंग के अंदर शामिल किया। आज देश में आप विश्वास कर सकती हैं कि 5 लाख से ज़्यादा ऊपर लोग हमारे भारत में कम्युनिटी सर्वेलेंस में है, जिनको कि हमारा डिपार्टमेंट सारे देश में अपनी सरकारों के साथ मिलके, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं, रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे ज़मीन के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं, उनकी मदद से हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। देश भर में कई हज़ार लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है, कई हज़ार लोग होम क्वारंटाइन में, और सबको बहुत विस्तार से मॉनिटर किया जा रहा है। उसी का परिणाम यह है कि 135 करोड़ लोगों का देश, उसमें अभी मैं समझता हूं कि आप देखिए कि जितने केसेस अभी हमारे यहाँ हुए हैं, अगर मैं आपसे उदाहरण के लिए बताऊं तो हमारे यहाँ 55 दिन के अंदर 500 केसेस हुए थे। यही 55 दिन के अंदर जो स्पेन था वहाँ 34,000 केसेस हो गए थे, और इटली के अंदर 64,000 केसेस हो गए थे। और बाकी दुनिया के देशों से भी कंपेयर करें तो हम हर दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बस केवल आवश्यकता एक ही बात की है कि जो भी सरकार निर्देश दे रही है, गाइडलाइंस दे रही है, एडवाइस दे रही है, हाथ जोड़कर बार बार जनता से प्रार्थना कर रही है कि अगर लॉकडाउन किया है तो भाई उस लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस है, उसके प्रिंसिपल्स, उसको प्लीज़ ऑनर करिए, उसको रिस्पेक्ट करिए। ये लॉकडाउन आपके लिए है, आप अगर घर में रहेंगे तो आपकी रक्षा सुरक्षा होगी। लेकिन कभी कभी टेलीविज़न पे मुझे जो खबरें दिखती हैं, या टेलीविज़न पे बहुत सारे लोगों को मैं मार्केट्स में अभी भी घूमते हुए देख रहा हूँ, जगह जगह इकट्ठा हो रहे हैं, बार बार इतना समझाया जा रहा है, 2 महीने से लगातार उनको ट्रेन किया जा रहा है, और सारे दुनिया में कितनी तकलीफ लोगों को हुई है इसके कारण। तो समाज का इसके अंदर जो योगदान है वो बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। जो सरकार अपील कर रही है, प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय अपील कर रहा है, उन बातों को मानिए। और वो छोटी छोटी बातें हम हर तरीके से आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमने टेलीफोन के अंदर रिंगटोन के माध्यम से पता नहीं कितनी बार देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, दूर दराज के इलाके में भी उसको सुनवाया। सारे कम्युनिकेशन के तरीकों से हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, तो आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभी ये स्टेज 2 और स्टेज 3 की जो बार बार चर्चा हो रही है, हमने लॉकडाउन भी जो है समय से पहले कर दिया। सारे दुनिया के देशों ने जब स्टेज 3 में चले गए और बहुत सारी बड़े पैमाने पर जो है दुर्भाग्यपूर्ण मौतें होने लगी, बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तब उन्होंने जो है उसको लॉकडाउन, और वो भी कई जगह तो सिर्फ पार्शियल हुआ, कई जगह पे अभी भी नहीं हुआ। अभी लॉकडाउन जारी है, और लॉकडाउन का एक ही मकसद होता है कि लोग घरों में रहें, एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, संपर्क में ना आए। लेकिन इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि लोगों को ट्रेस किया जाए। जैसा आपने कहा कि ट्रेसिंग हो रही है, लोगों को ट्रेस किया जाए, उनको ट्रीटमेंट दी जाए। लेकिन एक फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर जैसे दक्षिण कोरिया या सिंगापुर जैसे देशों या जापान जैसे देशों के लिए अगर हम मानते हैं कि टेस्ट, ट्रीट, आइसोलेट, इस एक फॉर्मूला को यूज किया जाता है। जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो इसको लेकर जरूर सवाल उठते हैं कि भारत अभी उस तरह से टेस्टिंग नहीं कर रहा, इतनी रफ्तार से टेस्टिंग नहीं कर रहा कि जितने कोविड के संभावित मामले हैं उन सबको हम ट्रेस कर सकें। टेस्टिंग की प्रक्रिया में हम कितनी तेजी से आगे बढ़े? ऐसा है कि हमारी जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है बिल्कुल पुख्ता है, बिल्कुल साइंटिफिक है, और बेस्ट क्वालिटी के साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, उनकी सलाह पर हम कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे इवॉल्विंग सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरत हुई तो हमने उसको टेस्टिंग के अंदर किसकी टेस्टिंग होनी चाहिए इसको भी मॉडिफाई किया। आज हर एक एक्यूट रेस्पिरेटरी जो तकलीफ़ है उसका जो भी पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है उसकी भी टेस्टिंग होती है। बाहर से आने वाला जो सिम्टोमेटिक था, उसके कॉन्टैक्ट्स थे, जितने उसके वैलिड क्राइटेरियाज हैं, 42,000 से ज़्यादा टेस्ट जो है भारत के अंदर हमारे हो चुके हैं। आज करीब 125 लेबॉर्ट्रीज हमने, जिसमें 120 एकदम एब्सोल्युटली फंक्शनल हैं और 49 जो है प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज, जिनके 16,000 जो है सारे देश भर के अंदर सब जगह पे कलेक्शन सेंटर्स हैं, वो हमने सारे देश के अंदर एस्टैब्लिश कर दिए। कोई भी व्यक्ति
जिसको टेस्ट की आवश्यकता है। ये देखिए, ये टेस्ट ऐसी चीज़ नहीं कि आप किसी का भी ऐसे बिना किसी क्राइटेरिया के टेस्ट कर सकते हैं। फिर तो 135 करोड़ लोग भारत में, हर एक का टेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन जिसको सिम्टम है, जिसके लिए क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया वैज्ञानिक ने तय किया है, हम उसके आधार पर अगर हम बिना किसी क्राइटेरिया के कर रहे होते तो फिर आज हम शायद हो सकता है कि हमारे देश में हम जो आप स्टेज 3 और उसकी आगे की बात कर रहे हैं उसमें चले गए होते। हम बहुत साइंटिफिक ढंग से अपने सारे काम को कर रहे हैं। आज भी देखिए, अभी मान लीजिए हम रोज़ के 4,000-5,000 टेस्ट कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी तो 15,000 रोज़ के टेस्ट करने की है। हमारे पास कोई टेस्ट करने के लिए कोई कमी नहीं है, फैसिलिटी की कमी नहीं है, किसी किट्स की कमी नहीं है, हर चीज़ की हमारे पास व्यवस्था है। लेकिन वी हैव टू गो बाय द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स। हर देश की, हर सिचुएशन की अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग स्ट्रैटेजी है। अगर हमारी स्ट्रैटेजी में कोई कमी होती तो हम आज दुनिया के अंदर जो है पहले नंबर पर इस प्रकार से जो है इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सफलता ना हासिल कर रहे होते। आज जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सराहना कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बड़े बड़े अधिकारियों ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भारत के पास अभूतपूर्व क्षमता है। भारत जैसे बड़े देश ने अगर चेचक को और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर लिया, उसके पास आज मुझे बड़े गर्व से कहना है कि हमारे पास जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि हम आज 5 लाख लोगों को जो है देश में कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर उन पे पैनी निगाह रखे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी हमारी सफलता है। इसी सर्वेलेंस सिस्टम के आधार पर 2014 में हमने भारत के अंदर इबोला को नहीं आने दिया। कितनी बड़ी, अभी पिछले साल नीपा आया तो एक स्टेट से हमने उसको दूसरे स्टेट में ट्रैवल नहीं होने दिया, वहीं पर उसको कंट्रोल किया। और ऐसा नहीं कि पहली बार कोई भारत इस तरह के चैलेंज को उसने स्वीकारा है। भारत ने पहले भी जो है इस तरह की परीक्षाएं जो हैं वो सफलतापूर्वक पास की हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, एक चैलेंज जो सबके सामने है वो ये भी कि टेस्टिंग कम समय में उसका परिणाम आ जाए, इस दिशा में काम करना जरूरी है। जब 10वीं GOM को आपने मीटिंग कर ली थी तो उसमें भी जो एम्पावर्ड कमेटी है रिसर्च पर वो गठित की गई है, वो अब काम कर रही है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये टेस्टिंग किट डेवलप जल्द से जल्द? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि 2 बातें हैं। अभी जो टेस्ट जो जिस प्रक्रिया से होता है उसमें 5 घंटे के अंदर रिपोर्ट आती है हमारी लेबोरेटरी के अंदर। एक जो समय लगता है वो एक जगह जहाँ से सैंपल लिया गया और वहाँ से लेबोरेटरी के अंदर पहुँचने के अंदर का समय है। लेबोरेटरी में जाने के बाद उसको 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन उसके साथ साथ अभी क्योंकि मैं स्वयं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी मेरे अंतर्गत आता है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, CSIR भी है, तो यहाँ हमारे सारे वैज्ञानिक जो है वो बराबर इस बात का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए जितने लोगों के साथ हमारे को कोऑर्डिनेशन करना है कि हम कैसे भारत के अंदर अपनी इंडिजिनस अच्छी किट्स बना सकते हैं। CSIR जो है इस बात पे प्रयास कर रहा है कि क्या ऐसा कोई टेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं हमें बड़े पैमाने पर कर, और उन्होंने इसमें सफलता भी हासिल की है कि वो ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ ही मिनटों के अंदर जो है टेस्ट कर सकें। तो इस दिशा में हमारे वैज्ञानिक बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। और साथ में हम लोग नए नए जो स्टार्टअप्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनको भी समर्थन दे रहे हैं। अभी हमने कॉल फॉर प्रपोजल्स लिया था तो 500 से ज़्यादा हमारे पास प्रपोजल्स आए। जो भी देश के अंदर हमारे जो वैज्ञानिकों की और जो हमारे यंग रिसर्चर्स की जो योग्यता और क्षमता है उसको भी साथ साथ हम भरपूर एक्सप्लोर कर रहे हैं। दुनिया के केवल 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस कोविड-19 वायरस को आइसोलेट कर लिया है। उस 5 में से हम भी एक हैं। और सारे दुनिया के एक तरह से जो कोलैबोरेशन के अंदर इस वायरस को आइसोलेट करने के बाद वैक्सीन बनाने की दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं 4-5 देश, उसमें से एक भारत है। तो हमारी जो क्षमता है, योग्यता है, वो किसी से कम नहीं है। काम के लिए अलग अलग प्रकार से जो सारे इस कोविड-19 के मैनेजमेंट को भी बहुत सिस्टमैटिक ढंग से प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड किया है। अलग अलग एम्पावर्ड कमेटीज़ हैं, उसमें अलग अलग उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, हमारे वैज्ञानिक भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, सब लोग मिलके, डॉक्टर लोग, सब लोग मिलकर जो है अलग अलग विषय के ऊपर साथ साथ काम कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ लोगों को बीमार होने से बचाना, दूसरी तरफ बीमार होने पे उनको सही स्थान पर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाना और फिर वहां से ठीक करके वापस भेजना, और साथ साथ
रिसर्च के माध्यम से उसके लिए नई दवा ढूंढना, नई वैक्सीन ढूंढना, नए किट्स को डेवलप करना, और फिर आने वाले समय के अंदर इस पे और रिसर्च की जाएगी वायरस। लेकिन जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो किट्स अगर आ भी जाते हैं तो प्रोब्स और रीजन्स का होना भी जरूरी होता है। क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रोब्स हैं? सारे देश में हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि अगर आज हम अगर एक दिन में 4-5 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं तो हमारी क्षमता 15,000 की है, और अगले 10 हफ्ते तक हमारे पास पूरी क्षमता है, और 10 हफ्ते के बाद के लिए भी हमने जो है सब प्रकार से ऑर्डर्स दे रखे हैं चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए। जैसे हमने 24 से 28 मार्च के बीच देखा था कि मामलों में प्रतिशत में कमी हो रही थी, लेकिन उसके बाद 31 मार्च को एक ही साथ 227 मामले जब सामने आए तो चिंता हुई हर मोर्चे पर। क्या हम आने वाले दिनों में इन गाइडलाइंस में बदलाव की भी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, देखिए गाइडलाइंस में किसी बदलाव की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है, देश अगर एक बात कर लेगा कि जो क्वारंटाइन के अंदर लोग हैं, घरों में जिनको कहा गया है कि घर में रहें, क्वारंटाइन का मतलब अलग कमरे में जो वेंटिलेटेड हो, जिसके साथ जुड़ा हुआ एक बाथरूम हो, और घर में वो घर के सदस्यों से, विशेषकर बुज़ुर्गों से, जो घर में कोई गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चों से ना मिले। इतना उसको गंभीरता से ले ले। जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन के अंदर अपने घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर का फासला जो है कम से कम हम अपने घर में भी मेंटेन करें। इतनी बातों को अगर गंभीरता से ये देश अगले 2-3 हफ्ते लेगा तो मैं समझता हूँ कि कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो सरकार जनता के भले के लिए उसको एडवाइज़ कर रही है, गाइड कर रही है, सब तरीके से चारों तरफ से ये बार बार बताया जा रहा है, उसको अगर हम फॉलो करने में कोई थोड़ा सा कमी करेंगे तो फिर हमारे लिए कठिनाई होगी। लेकिन अगर हम सारे प्रिंसिपल्स को ठीक से फॉलो करेंगे तो मुझे कोई ज़रा सा भी इसमें संदेह नहीं है कि भारत इस कोविड के खिलाफ जो जंग है उसको निश्चित रूप से सफलता से पास करेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे स्वास्थ्य कर्मी लगातार जुटे हुए हैं इस जंग में। दे आर द फ्रंट सोल्जर्स। आगे वही इस जंग को लड़ रहे हैं, उनका हम सबको साथ देना है। ये लॉकडाउन एक तरीका है उनका साथ देने का, लेकिन इनको जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिस प्रोटेक्टिव गियर की जरूरत पड़ती है, मास्क की इनको जरूरत पड़ती है, क्या उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? सारे देश में, मैं अभी कल की बात कर रहा हूँ, कल ही मैंने पूरे देश के सारे स्वास्थ्य मंत्रियों से 100%, एक केवल स्टेट से मेरा संपर्क नहीं हो पाया बहुत कोशिश करने पर भी, वरना बाकी सबसे मैंने कल भी, रोज़ मैं हर दूसरे तीसरे दिन सबसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहा हूँ, और लगातार हमारी जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, वो हेल्थ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, डेली हम उनसे रिपोर्ट लेते हैं। हमारे डैशबोर्ड पे मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि हर एक स्टेट के पास कितनी मात्रा के अंदर आज भी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जिसको आप ओवरऑल्स वो सब बोलते हैं, और N95 मास्क हैं, वो सारे के सारे, और हम लगातार यहाँ से भी उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और बड़े मान लीजिए तकलीफ बढ़े तो उसके लिए और ज़्यादा प्रोक्योर करने के लिए भी हमने ऑर्डर्स दिए हुए हैं। हर चीज़ के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर हमने अभी व्यवस्थाएं ऑलरेडी स्टेट्स में की हैं। उनके साथ हम बराबर फ़ोन पे बातचीत करके उनसे चेक भी कर रहे हैं। ये नहीं कि हम आपसे हवा में बात कर रहे हैं, डेली हम बात करते हैं और हम अपने डैशबोर्ड से बताते हैं आपके पास इतना है। इसलिए हमारे स्वास्थ्यकर्मी, आपने ठीक कहा कि हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, जितने भी लोग हैं हमारे, उनको अच्छी सुरक्षा प्रदान करना ये हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। और उसके साथ साथ समाज के लोगों को भी, देखिए पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि एक दिन तो सारे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी की अपील पर सारे जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग थे उनके लिए तालियां बजाईं, उनको एक तरह से फेलिसिटेट किया, उनको अपनी शुभकामनाएं दी, उनके लिए अपना एक हृदय की भावना व्यक्त की। और 2-4 दिन के बाद हमने देखा कि ऐसे भी मामले देश में आए दुर्भाग्यपूर्ण कि लोगों ने अपने घर से उनको निकालना शुरू कर दिया, या क्वारंटाइन जो जिनको होम क्वारंटाइन बताया गया, ऐसे लोगों को लोगों ने कहा कि नहीं आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाइए। तो ये जो स्टिग्मा लोग कई बार कर रहे हैं, ये शायद हमारे समाज के लिए, जहाँ भी ये, मैं नहीं कहता ये जनरल है, लेकिन जहाँ भी इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं और शर्मनाक भी हैं। मैं समझता हूँ कि समाज को इस मामले में, जहाँ भी जो लोग इस तरह का कर रहे हैं,
उनके खिलाफ समाज को ही खड़े हो जाना चाहिए। डॉक्टर्स जो है वो विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ डॉक्टर्स को भी तकलीफ हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी डॉक्टर ने कोई हिम्मत नहीं छोड़ी है। वो पूरे एकदम फ्रंट पे जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। सब प्रकार की जो है जिसे कहते हैं खतरा मोल लेकर भी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हमारे मेडिकल प्रोफेशन में कभी हमको सिखाया नहीं गया। हमारी जो मेडिकल एथिक्स है, हमारा जो हिपोक्रेटिक ओथ है, वो मानवता की सेवा करने के लिए है, वो मरीज़ की सेवा करने के लिए, मरीज़ के प्राणों की रक्षा करने के लिए। उसी भावना से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हमारे जो फुट सोल्जर्स हैं, हमारी आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी, सभी नीचे तक सारे देश में लोग इस काम के लिए लगे हुए हैं। जो हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में हमारे लोग लगे हुए हैं, हमारी रैपिड जो रिस्पांस फोर्सेस हैं, हमारे सर्वेलेंस के ऑफिसर्स हैं, आई थिंक आई फील सो प्राउड ऑफ देम। इतना उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। वो सब देश की तरफ से वो अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर मुझे गर्व महसूस होता है कि उन्होंने एक इतने बड़े विषय को उन्होंने सारे समाज के सामने रखा और सारे समाज ने उसको ऑनर किया। आपने देखा ना कि कोई भारत में शायद एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। मैंने एक बुजुर्ग माँ, उसका वीडियो मैंने जो है अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था, जो बेचारी शायद इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी कोई लेबर के रूप में काम करती है। वो अपने उसी किसी छोटे से इंस्ट्रूमेंट से जो है वो ऐसे करके जो है वो कर रही थी, अपने तरीके से वो अपना फेलिसिटेशन कर रही थी। उदाहरण हमारे सामने आते हैं। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या को देखते हुए हमारे स्वास्थ्य संसाधन सीमित हैं, हमें तैयार रहना है अगर कोई ऐसी कोई हालात उत्पन्न होते हैं जिनका सामना हमें करना ही है। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स का, नर्सेस का, खास तौर पर कोरोना वायरस जैसे संक्रमित बीमारी से जूझने के लिए ट्रेन होना जरूरी है। इस ट्रेनिंग को लेकर हमें लगातार पता चलता है कि वेबिनार्स आयोजित हो रहे हैं, नर्सेस को ट्रेन किया जा रहा है। इन नर्सेस की ट्रेनिंग के साथ साथ जो हम एक व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन वार्ड्स, ये किस रफ्तार से आगे तैयार? देखिए, हमने इसको ये सारा कुछ एक हेडिंग है, इसको कहेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग। हमने खाली डॉक्टर्स, नर्सेज, आशा वर्कर्स, खाली इन्हीं लोगों की हमने ट्रेनिंग नहीं की जो नीचे तक के हेल्थ वर्कर्स हैं। हमने इस बीच में एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोगों की ट्रेनिंग की, हमने सर्वेलेंस के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की, हमने जो हमारा जो स्टाफ था, जो एयरलाइंस वगैरह के जो स्टाफ थे, जो विदेशों से हमारे भारतीयों को वापस लेके आए, उनकी ट्रेनिंग की। हमने दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी लोग इस काम में लगे हैं, सब लोगों की ट्रेनिंग की। हमने नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, इतनी सारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की हैं। दिल्ली में जब ट्रेनिंग हुई थी 6 मार्च को, तो उसमें सारे दूसरे बड़े डिपार्टमेंट के 280 लोग थे, लेकिन 1000 स्थानों पे बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों पे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। आज तो हमने यानी ट्रेनिंग की दृष्टि से या बेस्ट पॉसिबल जो देश में डॉक्टर्स कोविड का इलाज कर रहे हैं, उनका भी हमने जो है एक टेलीकॉन करके, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से हमने उनको जोड़ दिया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स के साथ सारे डॉक्टरों को जोड़ दिया है कि आपस में भी एक दूसरे से चर्चा करते रहें, किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। टेली कंसल्टेशन सेंटर हमने खोला। हमने एक जो टेली मेडिसिन के लिए गाइडलाइंस को जो है इसी क्राइसिस के पीरियड में उनको नोटिफाई करके देश को बता दिया। अब घर में ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में किसी का इलाज नहीं हो सकता, पहले शायद कानूनी तौर पर ये मुश्किल था, अब टेलीफोन पर भी डॉक्टर से बातचीत करके उसको दिया जा सकता है प्रिस्क्रिप्शन। और उसके प्रिस्क्रिप्शन पर इसी बीच में हमने ये सब सुविधा कर दी कि कोई उसके प्रिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट उसके घर पे उस डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन से भी दवाई को जो है सप्लाई कर सकता है। तो हमने बहुत सारी कम से कम 150 से ज़्यादा तो MD MA ने इसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज की। तो खाली सारे सरकार में सब प्रकार से इस ट्रेनिंग को, क्योंकि ये नया एक प्रकार से वायरस था, नए इसके लिए इलाज के तरीके हैं, नई प्रकार की प्रिकॉशंस हैं। आपको स्क्रीनिंग भी करनी है तो उस समय भी आपको प्रिकॉशन लेना है, एयरपोर्ट पे आपको क्या स्क्रीनिंग करनी है। अब हमने 15,000 के करीब हमने फ़्लाइट्स को स्क्रीन किया। हमने इसी तरह से जो ये थे सी पोर्ट्स,
वहाँ 12 सी पोर्ट्स और करीब 65 नॉन मेजर, मतलब 12 मेजर और 65 नॉन मेजर सी पोर्ट्स पे 42,000 से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन किया। तो अब इस सारी प्रक्रिया में देश में जहाँ जहाँ लोग लगे थे, इनको पहले ट्रेन करना बहुत ज़रूरी था। तो ये सारा काम भी हम लोगों ने इसी 2 महीने के दौर में ट्रेनिंग भी की है, लोगों को इक्विप भी किया है, उनका मोराल भी बना के रखा है, उनको उत्साहित भी किया है और उनको जो है लगातार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी वो बराबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, हमारे डॉक्टरों की संस्थाओं के साथ, फार्मासिस्ट के साथ, उन्होंने बहुत तरह की उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस लगातार कर रहे हैं। अभी शायद फिर से वो चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यहाँ पर हम स्वास्थ्य मंत्रालय में लगातार सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, दूसरे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो इतने लेवल्स पर ये सारी देश ने, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स, सारे हमारे देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री, उनके जितने भी सहयोगी हैं, मुझे बड़ी खुशी है, गर्व भी है कि सारे लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं अपनी अपनी स्टेट्स में। पूरा अच्छी तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और हम लोग यहाँ से जो जो गाइडलाइंस दे रहे हैं, बहुत ईमानदारी से उन गाइडलाइंस को वो फॉलो कर रहे हैं। रोज़ हम लोगों को वो फीडबैक देते हैं। शाम को हर एक स्टेट से इतनी डिटेल्ड जो है हमारे पास रिपोर्ट आती है, हर एक स्टेट जो काम कर रहा है, फ़ोन पे भी बातचीत होती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं सारे देश भर के जो है, जो हेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं लोगों के अलग अलग स्तर के। तो सारा देश मिलके एकजुट होकर इस संकट से बाहर निकालने के लिए सारे समाज को प्रयास कर रहा है। फिर से मेरी आपके माध्यम से देश के लोगों से अपील है कि जो छोटी छोटी सावधानियां आपको बताई जा रही है, अब कोई रॉकेट साइंस तो नहीं बताई जा रही ना, आपको कह रहे हैं भाई दिन में अच्छी तरह से जो है 4-5 बार साबुन से और पानी से आप अपना हाथ धोइए, अपने हाथ को जो है मुंह पर ना ले जाइए, नाक पर ना ले जाइए, आंख पर ना ले जाइए। अब इसमें कौन सा बड़ा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लोगों से हम कह रहे हैं भाई 1 मीटर का फासला बना के रखो, घर में हो तो भी ये बना के रखो, अपने घर से, अपने आजकल तो सब चीज़ कंप्यूटर से हो सकती है, घर से काम करो। और अभी तो प्रधानमंत्री जी ने जब लॉक डाउन कर दिया, तो फिर इस लॉकडाउन के माध्यम से जो है अब तो आपके लिए सुविधा हो गई। जो लोग घर में, आपको इतना अच्छा मौका मिला 21 दिन का, आप अपनी सेहत बना सकते हो, आप अपने हेल्थ पे फोकस करिए, वॉक अच्छी तरह से करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ अगर आप उनके साथ रहते हैं, उनके साथ समय बिताइए। कोई और टाइम बिताने के लिए आपको जो भी कुछ किसी भी प्रकार का जो है, हाँ बाहर जाना बंद हुआ है, ऑफिस जाना बंद हुआ है, बाहर एंटरटेनमेंट बंद हुआ है, लेकिन घर के अंदर तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ये एक प्रकार से इसको अपनी रक्षा के लिए, समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना। हमारे कहना है कि हेल्प अस टू हेल्प योरसेल्फ। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान हमने दे दिया तो मैं ये समझता हूँ कि हमें विजय मिलनी निश्चित है। आज भी सारे संसार में भारत जिस प्रकार से काम कर रहा है उसकी सराहना हो रही है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने सार्क नेशंस को भी नेतृत्व दिया, कोविड-19 के लिए इमरजेंसी फंड उन्होंने क्रिएट कर दिया, उसके लिए सबसे पहले भारत ने जो है एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उसके अंदर करके शुरुआत की है। वो सभी जगह पे दूसरे देशों के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। लगभग 4-5 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हर देश का वासी चिंतित हुआ है। एक, प्रवासी मजदूरों ने जब पलायन शुरू किया, जिससे ये हुआ कि इस कोरोना को जितना हम रोकथाम की कोशिश कर रहे थे, इसके संक्रमण की, अब कहीं हाथ से ना निकल जाए हालात। और दूसरा, जब ये तबलीग जमात की खबर सामने आई। ये जो दोनों घटनाएं हुई जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स को या लोगों को हमने सड़कों पे जाते हुए देखा, बॉर्डर्स पर इकट्ठे होते हुए देखा, और 1-2 दिन तक ये सारी आपाधापी जैसा जो है माहौल जो देखा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था, कष्टदायक था, दुखद था। अब इसमें किसकी इसमें कमी रही है, किस सरकार ने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया, ये प्रधानमंत्री जी ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने तो सारे देश को एकदम आह्वान किया, जिस समय पे जो करना चाहिए था उन्होंने तुरंत किया। लेकिन उसके बाद सभी लोगों की, व्यवस्था की, सबकी जिम्मेदारी थी कि उनके आदेश का पालन करने के लिए सबको गंभीरता से, गहराई से काम करना चाहिए था। उसमें कमी पेशी हुई है। अब उसके बारे में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन करने का कोई अब लाभ नहीं है, क्योंकि अभी ये सारा विषय इसको सेटल कर लिया सबने मिलके।
गृह मंत्री जी ने भी इंटरवीन किया, उनके मंत्रालय ने भी बहुत प्रयास किए, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी फिर बाद में ठीक करने के लिए जो जो कुछ वो कर सकते थे किया। और अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स जहाँ जहाँ गाँवों में गए हैं, मेरा ये अपील है कि उन गांवों में या जहां भी वो गए हैं उन सबके ऊपर एक अच्छी पैनी निगाह रखनी चाहिए, उनको अलग से आइसोलेट करके रखना चाहिए, कम से कम उन पे सारे प्रशासन को पता होना चाहिए। दूसरी जो घटना घटी है, जो दिल्ली में घटी है, वो और भी ज़्यादा कष्टदायक है। अब उसके बारे में भी अभी मैं क्या उसका पोस्टमार्टम करूं, लेकिन जिन लोगों ने ये सब लापरवाही की उनको निश्चित रूप से आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये खाली कोई भारत का संकट नहीं था, ये सारा वैश्विक संकट था। सारे दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि हम ही कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सारी दुनिया के माहौल को देखते हुए इस प्रकार की घटना दिल्ली के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। हमारा अभी भी इसमें ये देश को अपील है कि ये लोग भी जो मान लीजिए जाने अनजाने में अब जो भी उन्होंने इकट्ठे हुए, उनको अपने प्राण की रक्षा के लिए भी सिस्टम को आके बताना चाहिए, उससे उनको भी लाभ होगा और उनके कारण बाकी दूसरे लोग संक्रमित नहीं होंगे। इसकी भी मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव जो संभावना है और जो होना चाहिए वो होकर रहेगा। मैं डीडी न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि भले ही दूसरे जो चैनल्स होते हैं उनकी जो है एक प्रकार से शानो शौकत ज़्यादा दिखती है, लेकिन जो डीडी न्यूज़ है ये शायद देश के कोने कोने तक पहुंचता है। ये जो घर घर तक अगर कोई चीज़ को खबर को पहुंचाने का काम है वो डीडी न्यूज़ करता है। आपके माध्यम से जो संदेश घर घर जाएगा उसको लोग फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे हमारे देश का, समाज का कोविड-19 की जो लड़ाई है, कोविड-19 के खिलाफ जंग है, इसको सफलता से जीतने में हमें बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया।